आज हम आपको सदिश वाला जो चैप्टर है कक्षा 11 का वो पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो राशियां हैं, राशियां आपकी कितने प्रकार की होती हैं। तो जो राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक आपकी अदिश राशि और एक सदिश राशि। अब देखो, अदिश और सदिश इनमें अंतर है क्या, पहले आप इसके बारे में समझें। अदिश राशि यानी परिमाण, और सदिश में क्या होगा, परिमाण प्लस दिशा। देखो, दोनों में आपको ध्यान देना है। मैंने लिखा है परिमाण और परिमाण प्लस दिशा। तो इसकी जो परिभाषा है अदिश राशि की, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो वे तो कहलाती हैं अदिश। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए वो कहलाती हैं सदिश। अब इनके देखो, यहां पर हम उदाहरण देखेंगे। जैसे यहां पर इसमें दिया हुआ है दूरी और यहां पर दिया हुआ है इसमें वेग। देखो, जैसे मैं कहूं कि मैंने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं 5 किलोमीटर में उत्तर गया, दक्षिण गया। तो अगर मैं ये कहता हूं कि 5 किलोमीटर और मैंने कहा 5 किलोमीटर गया मैं उत्तर दिशा में, ध्यान देना इस चीज पर कि 5 किलोमीटर कहां पर गया, उत्तर दिशा में। ये तो हो गया परिमाण और ये हो गई दिशा। और इसमें केवल मैंने क्या कहा कि 5 किलोमीटर। अब वो मैं कहीं भी जा सकता हूं, 5 किलोमीटर में उत्तर गया, दक्षिण कहीं भी जा सकता हूं, कोई दिशा नहीं दी हुई इसमें। तो ये हो गई आपकी दूरी अदिश और विस्थापन हो गया आपका सदिश। इसी प्रकार से हम बात करते हैं चाल की, और यहां पर वेग। तो मैं कहूं यहां पर कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा हूं। केवल मैंने कहा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसमें कहूं मैं 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये मैंने कहा साथ में दिशा भी कर दी। मैं कहूं कि पश्चिम दिशा या पूरब दिशा में गाड़ी में चला रहा हूं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब की दिशा में। तो ये हो गया परिमाण और ये हो गई दिशा। देखो, परिमाण और दिशा दोनों हैं तो वो आपका सदिश कहलाएगा। केवल परिमाण है तो वो आपका अदिश कहलाएगा। तो यहां पर देखो, चाल और वेग दोनों में अंतर है। ये आपकी अदिश राशि है और ये आपकी सदिश राशि है, ध्यान देना है। इसी प्रकार से जैसे मैं द्रव्यमान की बात करूं तो एक तो होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। इसमें भी क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें ध्यान देंगे आप। द्रव्यमान जैसे हम कहें कि 5 किलोग्राम, ये हो गया, ये कर दें हम चलो 10 केजी। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तो देखो, यहां पर द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। F बराबर, आपने पढ़ा होगा F बराबर m है। तो m तो क्या है, द्रव्यमान है, और a उसका त्वरण है। मैं इसको यहां पर ये भी कर सकता हूं कि m गुणा g, m द्रव्यमान हो गया और g हो गया गुरुत्व त्वरण। कोई भी वस्तु पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर अगर रखी हुई है तो जो पृथ्वी है उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उस पर एक बल लगता है F गुणा G। जितना गुरुत्व त्वरण होगा और जो द्रव्यमान होगा उनका जो गुणनफल होता है उसको हम भार कहते हैं। और इसको हम F बराबर m में यानी mg भी है, तो ये भी आपका सदिश है। और जबकि द्रव्यमान आपका क्या है, अदिश राशि है। तो इन दोनों में देखो ध्यान देना है कि ये आपका सदिश है और ये आपका अदिश है। अंतर क्या है, परिमाण प्लस दिशा सदिश हुए और केवल परिमाण
अदिश राशि हुआ। अब इसमें एक राशि और भी मैंने यहां पर दी हुई है, विद्युत धारा। तो इस पर भी ध्यान देंगे आप। विद्युत धारा अदिश में काउंट की गई है यहां पर। तो यहां पर देखें आप, यह अदिश में काउंट क्यों की गई है? केवल दिशा और परिमाण होना ही सदिश को व्यक्त नहीं करता है। सदिश के कुछ नियम भी हैं, जैसे सदिशों के योग का नियम। सदिशों के योग का नियम। तो यहां पर विद्युत धारा में देखें हम, एक तो परिमाण भी है इसमें, परिमाण, और साथ साथ इसमें दिशा भी है। देखो, परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी ये आपकी अदिश राशि के अंदर काउंट की गई है, क्योंकि ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। नीचे दिया हुआ है, सभी सदिश राशियां सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं। तो विद्युत धारा जो है वो सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा आपकी अदिश राशि के अंदर काउंट होगी। अब देखिए सदिश। सदिश को एक सरल रेखा के सिरे पर तीर का निशान लगाकर हम निरूपित करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे सदिश दिया हुआ है ए, तो इसके ऊपर हमने तीर का निशान लगाया। क्यों? क्योंकि ए बराबर हमने माना है पी क्यू। यहाँ पर देखो चित्र में देखिए, पी से क्यू की साइड में, यानी इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से दर्शाएंगे कि ये आपका इस प्रकार, और यहाँ पर ये कुछ बिंदु होता है, ये पी है और ये हो गया आपका क्यू। अर्थात पी से क्यू की दिशा में ये सदिश हो गया, जिसमें इसका परिमाण भी है और दिशा दोनों आ चुकी है। अगर हम उसका परिमाण निकालें तो यहाँ पर मापांक का चिन्ह इसमें लगा देंगे। अब बात करेंगे सदिश के प्रकारों की। सबसे पहले समांतर सदिश। देखो, नाम से ही पता चलता है समान अंतर। अगर दो सदिशों के बीच में अंतर समान हो, जैसे यहाँ पर ये सदिश हो गया ए और ये हो गया बी, इनके बीच में देखो यहाँ पर अंतर हर जगह पर समान है, यहाँ भी और यहाँ देखें तो यहाँ पर भी अंतर समान है, और इनके जो बीच का कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। तो समांतर सदिश कैसे हुए कि बीच का अंतर समान हो और कोण जो हो 0 डिग्री हो, तो ऐसे जो सदिश कहलाते हैं वो समांतर सदिश कहलाते हैं। नंबर 2 इसका समान सदिश। समान का अर्थ है कि परिमाण और दिशा दोनों ही समान हो, तो वे समान सदिश आपके कहलाएंगे। अर्थात ए बराबर बी। यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखिए इसका, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों समान है, और इनकी जो दिशा है वो भी एक ही है, दिशा भी अलग नहीं है, बीच की दूरी भी समान है। तो ध्यान देंगे, तो दिशा और लंबाई दोनों आपके समान हो गए, तो ये आपके समान सदिश कहलाएंगे। अब देखिए प्रति समांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर। प्रति समांतर का अर्थ है, देखो बीच का अंतर तो समान हो, लेकिन जो है बीच जो डायरेक्शन है उनकी वो अलग होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ये ए हुआ और ये बी है, तो बीच का अंतर तो हर जगह समान है, लेकिन इसकी दिशा इस साइड में है और इसकी दिशा इस साइड में, अर्थात बीच का कोण तो होना चाहिए 180 डिग्री। ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत हों प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। तो ये आपके प्रति समांतर सदिश हो गए। इसके बाद आता है ऋणात्मक या विपरीत सदिश। तो ऋणात्मक में क्या करते हैं, जैसे कोई सदिश ए बी है, अगर उसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दें, विपरीत कर दें, तो वो उसका विपरीत सदिश हो जाएगा। जैसे ये आपका ए बी सदिश है, अब हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, ए इधर और बी इधर। देखो इसको हमने चेंज कर दिया, इन डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ पर देखो ये ए बी है, इसको मैंने कर दिया बी
BA करते क्या हुआ, ये निगेटिव हो गया। तो इसमें दोनों में देखो अंतर है, प्रतिसमांतर में और ऋणात्मक में। ऋणात्मक में क्या करते हैं कि जो सदिश है उसकी केवल डायरेक्शन विपरीत कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपका सह प्रारंभिक सदिश, इसको हम सह आदिम भी बोलते हैं, सह आदिम, सह आदिम सदिश, ठीक है ना। सह प्रारंभिक सदिश, देखो नाम से ही पता चलता है, सह का मतलब है साथ साथ, यानी प्रारंभिक जो बिंदु होते हैं वो साथ साथ होते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं, देखो तीनों के प्रारंभिक बिंदु एक हैं और अंतिम बिंदु अलग अलग हो गए, तो A B C तीनों ही आपके सह प्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। अब हम आगे बढ़े भाई, संरेखीय सदिश। अब इस पर आ जाइए संरेखीय सदिश पर। संरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा में उपस्थित सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं। संरेखीय सदिशों के बीच का कोण या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। किस प्रकार से, वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये आपका सदिश दिया हुआ है और दूसरा सदिश भी इसी के ऊपर हो मान लो, तो ये आपका संरेखीय हो गया। संरेखीय मतलब समरेखीय, एक ही रेखा पर। अब इसके बीच का कोण, ये जो मैंने बनाया एग्जाम्पल, इसके बीच का कोण तो आपका 0 डिग्री हो गया, लेकिन अगर एक सदिश तो इस साइड में हो गया और एक सदिश इस साइड में हो गया, तो बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये भी आपका संरेखीय सदिश का ही उदाहरण है। बीच का कोण 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों ही संरेखीय सदिश कहलाए। अब देखिए इसमें जो संरेखीय सदिश है उसके उदाहरण देखो। यहाँ पर इसमें पहले वाला जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसके और इसके बीच के, दोनों के बीच का जो कोण है 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दिशा दोनों की एक ही है और एक ही रेखा पर है। सेकंड वाला जो उदाहरण है ये भी देखिए, दोनों की दिशा एक ही है, ये भी इधर को है और ये भी इधर को, इसके बीच का कोण भी 180 डिग्री है। अब इसकी दिशा इधर और इसकी इधर, इसके बीच का कोण भी 180 डिग्री है, और इसकी दिशा इधर और इसकी इधर, इसके बीच का कोण भी 180 डिग्री है। ये दोनों ही आपके क्या हुए, समरेखीय यानी संरेखीय सदिश हुए। अब बात करेंगे हम समतलीय सदिश की। ऐसा सदिश जो समतल समान तल में हो, यानी समतल में हो एक, ऐसे सदिश को हम समतलीय सदिश कहते हैं। समतलीय किस प्रकार से होगा भाई, जैसे मान लो ये आपका x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ, ये मूल बिंदु हो गए यहाँ पर, और कोई सदिश इस प्रकार से दिया है मान लो ओ ए, तो एक समतल हो गया, ये समांतल, अर्थात ये x हो गया, इधर माइनस का x हुआ, ऊपर y, नीचे माइनस का y है। कार्तीय निर्देशांक में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में यदि कोई सदिश दिया हुआ है इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा, आपका समतलीय सदिश कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, संगामी सदिश। वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं संगामी सदिश कहलाते हैं। देखो यहाँ पर संगामी किस प्रकार से भाई, यहाँ पर साइड में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सदिश B है, ये भी यहाँ से होकर गुजरा है, ये सदिश A है, ये भी यहाँ से होकर गुजरता है, और ये सदिश C है, ये भी यहाँ से ही होकर गुजरता है। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल आपको बना के दिखा दूं इस प्रकार से, ये लो जी ऐसे। अब ये O है मान लो, इसको मान लूं मैं A, OA, OB और OC, तो तीनों ही क्या है, ये आपके संगामी सदिश हो गए, क्योंकि तीनों ही सदिश एक बिंदु से होकर गुजरते हैं। अगर तीन सदिश
एक बिंदु से होकर गुजरे तो ऐसे जो सदिश हैं उनको हम संगामी सदिश कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो, शून्य सदिश कहलाता है। या फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि जिसका जो परिमाण है वो शून्य हो, शून्य सदिश कहलाएगा। देखो यहां पर मैं कैसे कहूं, जैसे मान लो ये ए से प्रारंभ हुआ और ए पर ही समाप्त हो गया, इसका मतलब कुछ चला ही नहीं है, तो इसका जो परिमाण होगा वो शून्य होगा। दूसरा उदाहरण ऐसे मान लें कि जैसे कोई गाड़ी है, हमने स्टार्ट की लेकिन वहीं की वहीं वो खड़ी रही, आगे बढ़ी नहीं, तो बस जब आगे बढ़ी नहीं तो परिमाण क्या हुआ, शून्य, क्योंकि उसने कोई भी दूरी तय नहीं की है। दूसरा यहां पर देखिए, दो सदिशों का योग सदैव सदिश होता है। जैसे a प्लस का और a माइनस का है तो ये आपका जीरो आ गया है। इसलिए जो जीरो सदिश है, शून्य सदिश, उसको हम वेक्टर में काउंट करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यानी जो a है, या मैं लिख दूं b या c, तो ये सभी क्या है, शून्य सदिश के ही उदाहरण है। एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, एकांक का अर्थ होता है एक, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक यानी एक हो, एक इकाई हो, ऐसा सदिश इकाई सदिश या एकांक सदिश कहलाता है। और इसको हम ए कैप से इंडिकेट करते हैं। ए कैप का अर्थ है ये ए बना दिया, उसके ऊपर कैप लगा दें, तो ये आपका एकांक सदिश का उदाहरण हो गया है। देखो यहां पर इसका फॉर्मूला भी है, यह आपको याद रखना है बेटा। एक की दिशा में एकांक सदिश, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये हो गया, ये आपको याद रखना है। अर्थात इसको हम ये भी लिख सकते हैं, a बराबर a इंटू स्मॉल a का परिमाण, ये भी हम लिख सकते हैं। सदिश की दिशा एकांक सदिश द्वारा दर्शाई जाती है। जो आपका त्रिविमीय सदिश है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो वहां पर x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश हम i से, i कैप से, y की दिशा में j कैप से और z की दिशा में k कैप से इंडिकेट करते हैं। ये आ गया यहां पर देखो x y z निर्देश तंत्र। तो देखो निर्देश तंत्र होता क्या है, पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। निर्देश तंत्र आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, यहां पर दी हुई है x y और z। जैसे कोई कमरा है घनाकार, घनाकार कोई कमरा है तो उसकी एक लंबाई होगी एक दिशा में, एक साइड में चौड़ाई और ऊपर होगी ऊंचाई। तो x y z तीनों दिशा हमने ले ली है और तीनों दिशा में x की दिशा में इकाई सदिश i, y की दिशा में j और z की दिशा में k, और तीनों ही क्या है, ये लंबवत होते हैं। इनके जो परिमाण हैं, क्योंकि इकाई सदिश की बात की है तो तीनों के ही परिमाण एक होंगे, यानी i कैप का परिमाण भी एक और j कैप का परिमाण भी एक आएगा और k कैप का परिमाण भी एक आएगा। तीनों ही ये इकाई सदिश हैं, इसलिए इनका परिमाण एक आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ध्रुवीय सदिश पर। तो देखिए ध्रुवीय सदिश होता क्या है, ऐसा सदिश जिसमें प्रारंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु हो, ध्रुवीय सदिश कहलाता है। यहां पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो इसका प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है यहां पर और इधर अंतिम बिंदु हो। अगर प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय सदिश। जैसे यहाँ पर विस्थापन है, भाई कोई वस्तु है, इस प्रकार से समझ लें, यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है समतल पर और यहाँ पर हमने इस पर बल लगाया और इसको इधर खिसका दिया है, तो यहां से यहां तक ये कितनी दूरी पहुंची। इसलिए प्रारंभ बिंदु यहां था और पहुंचने के बाद मान लो यहां पर पहुंच गई,
तो ये आपका क्या कहलाएगा, ध्रुवीय सदिश। इसलिए जो बल है, बल आपका ध्रुवीय सदिश के अंदर आता है। विस्थापन है, विस्थापन भी आपका ध्रुवीय सदिश के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक वस्तु गई तो विस्थापन कितना हुआ, जैसे ये मान लो 2 मीटर है, 3 मीटर है, जितने भी यहां से यहां तक विस्थापन हुआ वे सभी आपके ध्रुवीय सदिश के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं अक्षीय सदिश। अक्षय का अर्थ होता है अक्ष, ये हो गई अक्ष और वस्तु इसके चारों ओर घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है। तो यहां पर देखो, घूर्णन गति में घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने के लिए अक्षीय सदिश का उपयोग किया जाता है। जब हम किसी वस्तु को किसी अक्ष के सहारे घुमाते हैं तो वहां पर हम दाहिने हाथ का जो पेंच का नियम है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, ये अक्ष हो गई है और जो उंगलियां हैं, उंगलियां जो हैं वो वस्तु के घुमाव को व्यक्त करेंगी। इस प्रकार से जैसे वस्तु घूमेगी ये इसके घुमाव को व्यक्त करेंगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका हो गया अल्प कोणीय विस्थापन या कोणीय वेग। जैसे कोई वस्तु घूमेगी तो यहां पर है मान लो पहले, फिर घूम कर यहां पहुंच गई, तो इसके बीच का जो कोण आएगा, कोणीय विस्थापन, वो अक्षीय सदिश कहलाएगा। वो भी अक्षीय सदिश का उदाहरण है। कोणीय वेग भी अक्षीय सदिश का उदाहरण हुआ, कोणीय संवेग भी, कोणीय त्वरण भी, बलाघूर्ण भी, ये सभी क्या है, अक्षीय सदिश के उदाहरण हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे सदिशों के योग पर। दो सदिशों का योग। दो सदिशों का योग। आप देखो, पहला है इसमें ग्राफीय विधि, दूसरा है विश्लेषणात्मक विधि। तो देखो यहां पर दो सदिशों का योग दो संख्याओं के सरल बीजगणितीय योग से पूर्णतया भिन्न होता है। जैसे हम दो संख्याओं का योग करें तो उसके आधार पर ये नहीं होगा, इसका जो योग है वो बिल्कुल अलग होता है। किस प्रकार से, यहां देखो, एक सदिश तो ए हो गया है, एक सदिश आपका बी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो सदिश है बी वाला, इसका अंतिम बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। यहां पर इनके बीच का जो भी कोण है, जैसे यहां पर थीटा एंगल दिया हुआ है, तो इसके बीच का कोण भी वही रखेंगे, सेम रखेंगे यहां पर। इस प्रकार से ये थीटा कोण हुआ। ध्यान रखना है, इस सदिश को एज इट इज इसके ऊपर यहां रखना है, जैसे यहां पर ये रखा हुआ है। तो परिणामी जो सदिश होगा वो r बराबर a प्लस बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दिशा में बिल्कुल भी इसके परिवर्तन नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया है। आप देखिए यहां पर इसका जो डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन भी हम आपको इसमें करके बताएंगे। दो सदिशों का योगफल इनका परिणामी सदिश कहलाता है, यानी r बराबर a प्लस बी कहलाता है। अगर हम इसका परिमाण निकालना है तो परिमाण हो जाएगा a प्लस बी। किस प्रकार से करते हैं उसको, स्केल से हम इसको नाप लें और इसको नाप लें, फिर स्केल से इसको नाप लेंगे तो परिणामी सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम इसका परिणामी सदिश निकालें तो यहां पर ये इधर चित्र को देखो एक बार, ये आपका सदिश ए हुआ और ये आपका सदिश बी हो गया है और ये हो गया परिणामी r बराबर a प्लस बी। तो यहां पर हमें r बराबर a प्लस बी इसका मान निकालना है। तो देखो यहां पर इस पर मैंने यहां पर लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया तो ये 90 डिग्री हुआ।
और ये कोण यहाँ पर इसका थीटा दिया हुआ था हमें, और इसको हमने ऐसे मिला दिया। ये मेरे पास बी है, ये थीटा है। अब यहाँ पर मुझे लंब और आधार निकालना है, तो इसके नाम यहाँ हालांकि कुछ लिखे हुए नहीं है, तो इसको आप कुछ ही मान लें। ए तो इसमें है, तो कुछ और मान लो, ये ओ मान लो, चलो ओ, और पी क्यू आर इसमें दिया हुआ, एस मान लो इसको, चलो एस मान लो, ठीक है ना। तो ये जब इस त्रिभुज में हम लेंगे पी क्यू एस में, यहां पर साइड में लिख देता हूं मैं, देखो दिया हुआ नहीं है इसमें, त्रिभुज पी क्यू एस में। अब यहां पर हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा देखो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण हमारे पास है, साइन थीटा बराबर लंब हो गया इसमें क्यू एस, तो क्यू और एस, और कर्ण हो गया पी क्यू पी एस। अब ये तो मान मेरे पास है बी, बी की गुणा क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी इसकी गुणा यहां हो जाएगी, तो क्यू एस हमारे पास आ जाएगा क्यू एस बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा है हमारे पास। देखो अब मैं कोस थीटा यानी आधार की बात करूं, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी पी क्यू, कर्ण हो जाएगा पी एस। तो यहां भी इसी प्रकार से कोस थीटा, ये जो पी एस है इसकी गुणा यहां पर होगी अंदर इधर इस साइड में, तो पी क्यू का मान आ जाएगा पी क्यू बराबर, पी एस का मान हमारे पास है बी, तो बी साइन थीटा। देखो दोनों मान हमारे पास आ गए हैं, ये भी और ये भी। अब मुझे ये पूरा त्रिभुज निकालना है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये यहां पर आधार का वर्ग प्लस कर्ण का लंब का वर्ग, आधार हो जाएगा इसमें ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो दोनों मान रख दिए मैंने, यहाँ ये ए हो गया और ये बी कोस थीटा। अब मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं, यहाँ पर जगह नहीं कहीं को, तो होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा। भाई देखो यहाँ पर मैं करके बता दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और फिर आएगा 2ab कोस थीटा। उसके बाद क्या आएगा, बी साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लूं, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab और कोस थीटा। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रह जाएगा। और इसी प्रकार से हमें अब देखिए दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, इससे भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। भाई ये सदिश ए है और ये बी है, जैसे ऊपर ये अभी करके बताया था सेम उसी प्रकार से है। तो ये आपको सूत्र याद रखना है और एक ये भी आपको याद करना है, ठीक है ना। एक ये tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपोन ए प्लस बी कोस थीटा। अब इसी पर आधारित न्यूमेरिकल है, उसको देखेंगे आप। देखो एक वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के
दो बल कार्यरत हैं, परिणामी बल की गणना करनी है, यानी F का मान निकालना है। उनके बीच का कोण 0 डिग्री है, 180 और 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, देखो यहाँ पर अभी परिणामी की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट में आपको करके बता देता हूं। अभी यहाँ पर हमने लिखा था R इक्वल टू अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB और cos थीटा, ये फॉर्मूला था। cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है और A इक्वल टू है 3 न्यूटन, B इक्वल टू है 4 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो मैं वैल्यू अगर रखूं इसमें फार्मूले में तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 तिया 9, 4 चौक 16 और प्लस 2 गुणा 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 गुणा 4 तो 3 चौक 12 और cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 16 9 25, तो ये हो जाएगा आपका बराबर में 49 और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं कि अगर उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो तो समांतर हो जाएंगे और दोनों का हम जोड़ कर देंगे, ये भी सही है। और बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो, अब ये फॉर्मूला हमें लगाना है और बीच का कोण है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में कोस 90 का मान देखो 0 होता है, तो 0 होता है तो आपको ये वाला देखो यहाँ पर लगाना है फार्मूला R इक्वल टू अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB। कोस 90 का मान 0 हो जाएगा तो केवल ये रह जाएगा अंडर रूट A² प्लस B² और 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 न्यूटन। बीच का कोण भी हमें निकालना है तो tan अल्फा, tan अल्फा होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया है 3, आधार हो गया है 4, अल्फा बराबर tan उधर चला जाएगा तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा और जिसकी वैल्यू लगभग 37 डिग्री के करीब आएगी। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं, आप तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 इकाई, देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 5 इकाई के समान परिमाण के दो सदिश हैं, यानी परिमाण दोनों के समान हैं जिनके 5 इकाई परिमाण है और बीच का कोण थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी ए और बी दोनों की जो वैल्यू है वो 5 इकाई है और एंगल 60 है। फॉर्मूला लगाया R इक्वल टू अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर हम मान रखें, इधर देखो यहाँ पर A की वैल्यू 5 × 25 प्लस 25 और प्लस के 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा cos 60, तो cos 60। अब यहाँ पर देखो 25 और 25 तो हो जाएगा 50, ये आपका 50 हो गया है। 5 × 25 दूनी 50, ये भी 50 और cos 60 का मान 1/2 है, तो 2 से काट दूंगा मैं इसको तो आ जाएगा 25 और 50 और 25 हो जाएगा 75, तो बराबर हो गया अंडर रूट 75 हो गया जी आपका। और 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 दिया 75, 25 का और मूल 5 तो 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर हमें आंसर इसका मिला है। अब हम बीच का कोण भी इसका निकालें तो फॉर्मूला होता है A sin थीटा अपॉन B प्लस A cos थीटा। A की वैल्यू देख लो यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें भी मैं एक मिनट जरा इसको भी करके बता देता हूं मैं यहीं पर वापस से। हाँ देखो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। अब देखो tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू A sin थीटा अपॉन B प्लस A cos थीटा, ये फॉर्मूला है।
अब चूंकि ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो यहां पर ऊपर ए है जो का तो रहने दो, साइन थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, और नीचे भी आप क्योंकि ए और बी समान है तो ए कॉमन ले सकते हैं, तो ये रह जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अर्थात कोस 60 डिग्री। ए से काट देंगे आप, साइन 60 का मान √3/2 हुआ, √3/2 और 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लूँ मैं इसको इक्वल टू √3/2 गुणा 2 चला जाएगा ऊपर और बटे 3, 2 से 2 काट दो, ये हो जाएगा 1/√3 बचेगा। तो 1/√3 जो होता है वो 10 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अल्फा का जो मान आया है वो 30 डिग्री आपका हो गया है। तो ये भी न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट। अब एग्जाम्पल अगला देखिए, सदिश ए और बी एक्स अक्ष से 20 और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो यहां पर चित्र में आप देखेंगे, ये हो गई एक्स अक्ष, इससे एक सदिश तो हो गया 20 डिग्री का कोण बनाता है, दूसरा सदिश हो गया 110 डिग्री का एक्स अक्ष से। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा ये हमें देखना है। 110 में से 20 डिग्री माइनस कर दिया, अब 110 में से 20 डिग्री माइनस किया तो ये तो 90 डिग्री हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दोनों आपके सदिश हैं उनके जो बीच का कोण है वो 90 डिग्री हुआ। अब इनके परिमाण, एक का तो 5 है और एक का 12 दिया हुआ है। अब इनका परिणामी हमें निकालना है, तो परिणामी का सूत्र R इक्वल टू A² प्लस B² प्लस के 2AB कोस थीटा से थीटा का मान 90 डिग्री है और कोस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो A का मान रख दिया 5, 5 × 5 = 25 यहां रख दिया और 12 का वर्ग करेंगे तो 144, यानी ये हो जाएगा √25 प्लस 144। दोनों को हम अगर जोड़ दें तो 169 आ जाएगा और इसका जो वर्गमूल होता है वो 13 हो जाएगा। तो 13 मीटर ये आ गया, परिणामी तो आ गया है। अब इनके बीच का जो कोण है अल्फा वो और निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब थीटा का मान हमारे पास है 90 डिग्री, तो यहां पर मैंने मान रखा 12 गुणा sin 90, sin 90 का मान 1/5 प्लस 12 गुणा कोस 90 का मान होता है 0, तो 12/5 आ जाएगा। अब अल्फा को यहीं रखें, tan को उधर ले जाएं, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 12/5 हो जाएगा। यानी x का जो मान है, x अक्ष से जो कोण बनेगा वो अल्फा प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो इनके बीच का कोण जो है वो अल्फा है। भाई ये जो कोण हमने माना था ये अल्फा माना और 20 डिग्री ये है, तो प्लस कर देंगे तो अल्फा प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो चुका है।